One of the most remarkable strengths of science is its ability to make prediction. क्या कह रहा है कि सबसे पावरफुल जो स्ट्रेंथ है साइंस की, है ना, जो सबसे ज्यादा अद्भुत शक्तियों में से एक है, वो क्या है बेटा? उसकी एबिलिटी किस चीज की? प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्शन होता है आपका भविष्यवाणी। ठीक है। When laws, theories, and models are well established, they allow us to anticipate what will happen under new or different conditions. क्या कह रहे हैं कि जब ये जो लॉज, थ्योरीज, मॉडल ये एस्टेब्लिश हुए थे ना, तो ये हम लोगों को अनुमान लगाने के लिए हेल्प करते थे, अलग अलग और नई नई कंडीशन में क्या होगा इसके बारे में। Before we can perform an experiment, and in many cases even we cannot perform an experiment. कुछ ऐसी स्थितियां होती थी जिसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, उससे पहले भी हम लोग अनुमान लगा पाते थे। और कई सारी ऐसी सिचुएशन होती थी जिनके अंदर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, तो उसमें भी हम लोगों को अनुमान लगाने में हेल्प करते थे। यूजिंग आइडियाज अबाउट मोशन, बेटा गति के बारे में जो हमने आइडियाज है उनका यूज करके वी कैन प्रेडिक्ट हाउ फार अ किक्ड बॉल विल ट्रेवल। हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे एक फुटबॉल को किक करने पर वो कितनी दूर तक जाएगी। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शन, रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं की जो अगर नॉलेज है उसकी हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एस्टिमेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। और हाउ सॉफ्ट अ बेक्ड ब्रेड वुड बी, और ये भी हम लोग बता सकते हैं कि जो आपने ब्रेड बनाई है, बेक की है, वो कितनी मुलायम होगी। यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, अब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सिद्धांत, कौन से? बायोलॉजिकल होता है बेटा आपके जैविक, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। कुछ जैविक सिद्धांतों की हेल्प से वी कैन प्रेडिक्ट हाउ वंस ब्रीदिंग वुड चेंज व्हाइल रनिंग। हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि दौड़ते समय जो कोई इंसान है उसकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं। रिमेंबर दैट दिस प्रेडिक्शंस आर नॉट गैसेस। याद रखो ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो भविष्यवाणी है, ये कोई गैस नहीं है कि हाँ भाई हमने गैस कर लिया ऐसा होगा वैसा होगा। दे आर रीजंस, एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग। ये क्या है बेटा? ये बहुत ध्यान से किए गए विचार और कई तरीके के जो आप बोल सकते हो कि एविडेंसेस के बेसिस पर जो है ये रीजन, ये तर्क जो है आपको दिए गए। When predictions match observations, जब ये जो भविष्यवाणी है ये ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच खाती है, कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रो। तब क्या होता है, जो विज्ञान के जो ये कई सारे विचार है इसके अंदर क्या हो जाता है, हम लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। बट इवन मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन दे डू नॉट साइंटिस्ट री एग्जामिन देयर एजम्पशंस, मॉडल और मेजरमेंट्स। साइंस के केस में क्या होता है कि अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आपकी जो अनुमान है, ठीक है, वो आपके ऑब्जर्वेशन के साथ मैच हो जाते हैं, जो प्रेडिक्शन आपकी मैच हो जाती है, तो उससे तो आपके साइंस के अंदर जो है आपके विश्वास बढ़ता ही बढ़ता है। इन द केस अगर आपका जो है अनुमान वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, उसके लिए क्या होता है बेटा, उसके लिए जो साइंटिस्ट है वो वापस से क्या करते हैं, वो वापस से उस सारी जो मान्यताएं हैं, जो एजम्पशन है, जो मॉडल है, जो मेजरमेंट्स उन लोगों ने किए थे, उनकी वो दोबारा से क्या करने लगते हैं, जांच करने लगते हैं, री एग्जामिन करते हैं। इन दिस वे, इसी तरीके से प्रेडिक्शन इज अ पावरफुल टूल दैट ड्राइव्स फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो भविष्यवाणी है ना, ये क्या है बेटा, ये एक पावरफुल टूल की तरह काम करेगा। कब? जब हम आगे की चीजें खोजेंगे ना, और जो संसार की आगे की जो गहराइयां हैं, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे, तो उसके अंदर जो आपकी ये प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, ये एक शक्तिशाली टूल की तरह काम करेगा। ये देखो एक बार पहले यहाँ पे पॉज एंड पॉन्डर देख लेते हैं। बताया था मैंने, विराम, पॉज होता है विराम कर, वो विराम करके क्या करना है, थोड़ी देर आपको विचार करना है। चलिए क्या विचार है? थिंक ऑफ अ प्रेडिक्शन यू एंड योर फैमिली मेड रिसेंटली। कोई ऐसी भविष्यवाणी के बारे में सोचो जो आपकी और आपकी फैमिली ने अभी हाल ही में की होगी। जैसे कि मतलब क्रिकेट देखते वक्त कहते हैं ना कि भाई ये आउट हो जाएगा या ये इतने रन बनाएगा, तो इस तरीके की कोई एक प्रेडिक्शन के बारे में सोचो। वॉज इट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग और मेनली ऑन गैस वर्क? आपको क्या लगता है कि वो जो भविष्यवाणी की है वो खाली ऐसे तुक्के पे करी है या फिर उसके पीछे कोई रीजन है? हाउ कैन साइंटिफिक थिंकिंग इंप्रूव सच प्रेडिक्शन? तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये जो साइंटिफिक थिंकिंग है ना, ये कैसे इंप्रूव होती है, ठीक है, ये कैसे इंप्रूव करती है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है, एग्जाम्पल 1.2, हाउ डू वी चेक प्रेडिक्शन? हम लोग कैसे भविष्यवाणी को चेक कर सकते हैं। वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क। अब देखो वर्षा और मेघना दो बच्चे हैं, तो वर्षा क्या बोल रही है अपनी फ्रेंड मेघना से कि मुझे लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से काले बादल दिखाई दे रहे हैं ना, आज दोपहर को पक्का बारिश होगी।
Think of some questions Meghna could ask Varsha to make this prediction scientifically testable. अब आप लोग सोचो कि अगर आप एक वैज्ञानिक रूप से जांच करो तो आपके अकॉर्डिंग जो है मेघना जो है वर्षा से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेगी, ठीक है, इस प्रेडिक्शन को किस तरीके से टेस्ट करेगी। आंसर, गुड साइंटिफिक क्वेश्चन विल लुक फॉर मेजरेबल एविडेंस एंड पास्ट पैटर्न्स। क्या बोल रहा है कि बेटा जो अच्छे जो साइंटिफिक क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, जिनको आप ये बोल सकते हो कि जो एक किसी पैटर्न पर निर्भर हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो किसी भी तरीके के मेजर करने वाली जो एविडेंस होने चाहिए, है ना, जिनको आप नाप सकते हो या जो आपको कोई पैटर्न दिखाते हैं उनके बेसिस पर होने चाहिए। क्वेश्चंस विद सिंपल यस और नो आंसर आर यूजुअली नॉट सो यूजफुल। अब आप जो ऐसे होता है ना कि आप हाँ या ना के जो जवाब दे देते हो या इस तरीके के क्वेश्चन पुट कर लेते हो जिसका आंसर हाँ या ना में होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे यूजफुल नहीं होंगे। मेघना could ask Varsha questions like these are just example। अब देखो यहाँ पे कुछ तरीके के एग्जांपल्स आप लोगों को दिए गए हैं ताकि आपको समझ आए। What was the condition of sky when it rained the last time? कह रहे कि जब पिछली बार बारिश हुई थी तो बादल कैसे थे, आसमान की जो कंडीशन थी वो कैसी थी। What is the humidity today? आज जो है वो ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आर्द्रता, यानी मौसम के अंदर नमी कितनी है। Was it above 80% the last time it rained? क्या पिछली बार जो बारिश हुई थी उससे जो आज की ह्यूमिडिटी है वो 80% ज्यादा है। What it today's wind speed and direction? आज की जो हवा की स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो क्या है। Is the temperature dropping like it did before the recent rains? क्या पहले की बारिश के मुकाबले आज का जो तापमान है वो थोड़ा सा कम हो गया है। Questions like these ask about measurable data and past pattern which go beyond mere clouds look dark। तो आप बोल सकते हो कि इस तरीके की जो देखो मेजरमेंट आ रहा है ना कि कितनी बारिश हुई थी, ह्यूमिडिटी कितनी है पहले से, और जो पैटर्न जो है पिछली चीजों के साथ कंपेयर करके जो पैटर्न बनाया जा रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को पूछने हैं। तो आगे देखते हैं, रेडी टू गो बियॉन्ड। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आगे, व्हाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, वो कभी कभी गलत क्यों हो जाती है। वेदर डिपेंड्स ऑन मैनी चेंजिंग फैक्टर्स। बेटा जो मौसम के अंदर चेंजेस आता है ना वो एक ही चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो कई तरीके के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाब, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता एंड विंड यानी कि हवा। तो इन सारी फैक्टर्स के ऊपर जो है आपका जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं ना वो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। Weather forecast use measurements and models, but very tiny differences in conditions can grow over time and lead to something completely different। कह रहे कि जो मौसम का पूर्व अनुमान होता है ना ये कई तरीके के मेजरमेंट और कई तरीके के मॉडल का यूज करके किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बिल्कुल बदल जाती है। And this is why forecasts are usually reliable for a few hours or even a few days but less certain further into the future। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मौसम का पूर्व अनुमान है वो कुछ घंटे या कुछ दिनों तक के लिए तो हम लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि मतलब भविष्य की जो पूरा उसके आगे तक की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है ये सिचुएशन डाउट में चली जाती है, हमारी जो श्योरिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरी हैड लिमिट्स। कह रहा है कि ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरी है उनकी भी कुछ एक लिमिट्स हैं एंड मे फेल, और वो भी फेल हो सकती है। व्हेन न्यू कंडीशन आर एक्सप्लोर्ड और व्हेन मेजरमेंट्स बिकम मोर प्रिसाइज। क्या कह रहा है कि जब नई नई कंडीशंस को खोजा जाता है और जो मेजरमेंट्स है उनको कर क्या कर दिया जाता है बेटा, उनको और ज्यादा प्रिसाइज कर दिया जाता है, यानी कि उनको छोटा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नए सटीक चीजें जो है आप लोगों के सामने लाई जाए। Such failures are not a weakness of science। बेटा ऐसा नहीं है कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी जो बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो हर बार कुछ करते हैं तो हर बार ही उनको सक्सेस मिलती है ना। कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोग जो सक्सेस हासिल करते हैं उनके पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, है ना। तो ये जो फेलियर्स साइंस के अंदर देखे गए ये साइंस के वीकनेस नहीं है, इनफैक्ट दे आर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। When predictions do not match observations, scientists do not reject ideas based on opinion or belief, but only on evidence। जब कोई प्रेडिक्शन जो है ना वो ऑब्जर्वेशन के साथ मैच नहीं होती, मेल नहीं खाती, तब क्या होता है, तब वैज्ञानिकों को क्या होता है, वो
ओपिनियन और विश्वास के आधार पर काम नहीं करते। वो किसके काम पर काम करते हैं? वो एविडेंस के बेसिस पर अपने ओपिनियंस रखते हैं, ठीक है, कि उस चीज को सही किया जाए या उसको जो है आपका रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल एंड नन इज बियॉन्ड क्वेश्चंस। कोई भी वैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो अंतिम नहीं होता, फाइनल नहीं होता, और ना ही उस पर ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाए जा सकते, ठीक है। This openness is being corrected by nature itself is what has allowed science to help us in understanding the world we live in. तो यही प्रकृति द्वारा जो ये खुद से सुधारे जाने वाले जो ये एक तरीके से विज्ञान है ना, जो ये ओपननेस है, जो खुलापन है, इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, इसी से ही जिस संसार के अंदर हम लोग रह रहे हैं उसके रिगार्डिंग अपनी जो समझ है बेटा उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। चेकिंग वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। अब देखो, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना, मम्मियां वगैरह, दादियां वगैरह ये बहुत बोलती है, क्या बोलती है कि जब ग्रहण पड़ेगा तो आप लोगों को कुछ नहीं खाना है ना। या जनरली बहुत से घरों में मैंने ऐसे भी सुना है कि ग्रहण के टाइम पर कोई खाना वगैरह नहीं बना के रखना है, उससे पहले ही जो है खाना पीना सब खा पी के निपट जाओ, ठीक है। क्या सच में ही एक्लिप्स के दौरान, ग्रहण के दौरान खाना खाना जो है वो हार्मफुल होता है? आइए देख लेते हैं इसके बारे में। A commonly circulated claim is that food should not be eaten during an eclipse because it is become harmful. क्या कह रहा है कि एक बहुत ज्यादा प्रचलित दावा है, क्या है कि ग्रहण के दौरान जो भोजन करेंगे तो वो उनके लिए हानिकारक होगा। This proof comes from asking simple scientific question. अब क्या कह रहा है कि इस दावे को गलत करने के लिए ना जो वैज्ञानिक है वो कुछ सरल से क्वेश्चन पूछ सकता है। An eclipse is just a play of shadows. फिगर 1.2, ये देखो, जो ये ग्रहण पड़ते हैं ये शैडो की वजह से होता है। What physical change occur during an eclipse? कह रहा है कि ग्रहण के दौरान कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं, कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं। Does temperature change significantly? क्या तापमान के अंदर कोई चेंजेस आते हैं? Does food go bad if it left in a shadow? क्या जब आप खाने को उस शैडो में रख दोगे तो क्या उसकी वजह से जो खाना है वो खराब हो सकता है या हो जाएगा? You will conclude that no physical, chemical or biological mechanism supports such a claim. आप लोग इन प्रश्नों पे विचार करने के बाद आपको ये समझ आएगा या आप इस चीज पर पहुंचोगे कि इस तरीके के दावे करने के लिए पीछे कोई भी ऐसा आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके से फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है इस तरीके के दावे को जो बेटा वो सपोर्ट नहीं करता है। As you continue your journey through science in grade 9 and 10, जैसे जैसे आप कक्षा 9 और 10 में विज्ञान की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, you will gradually develop habits of thinking that are useful far beyond the classroom. बेटा आप लोगों के अंदर क्या होगी, आप लोगों के अंदर ना अपने आप ही सोचने की जो क्षमता है ना वो बदल जाएगी। आप लोगों के अंदर एक ऐसे बोल सकते हैं कि आपके अंदर सोचने की आदत के अंदर ना बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपके क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहेंगी। A helpful strategy is to first understand the situation being studied, then identify the quantities that matter, and finally make a rough estimate to check whether an answer makes sense. अब आप लोग क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे कि हेल्पफुल स्ट्रेटेजी होगी आप लोगों के लिए। कैसे? कि आप पहले सिचुएशन को समझोगे, ठीक है, फिर उनके अंदर जो प्रयोग हो रही है क्वांटिटीज वगैरह इनकी पहचान करोगे कि उनका क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। फाइनली फिर आप क्या करोगे, एक रफ एस्टिमेशन तैयार करोगे। रफ एस्टिमेशन क्या होता है बेटा आपका? आप बोल सकते हो मोटा मोटा अनुमान लगाओगे कि जनरली कोई भी चीज जो है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। आपने उसका फिर एक रफ अनुमान लगा लिया और फिर लास्ट में आप चेक करोगे कि वो आपके लिए कोई सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। तो आपके अंदर ना 9th और 10th क्लास के अंदर ना ये वाली आप बोल सकते हो कि एक हैबिट डेवलप होगी आपके अंदर। एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी किसी भी चीज की, ये जरूरी नहीं है। स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रीजनिंग। कब? अभी तो आप लोगों ने शुरुआत किया ना, तो जो अर्ली स्टेजेस है ना इसके अंदर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ऑफन एन approximate estimate is enough to tell us whether a result is reasonable or impossible. आप क्या कर सकते हो, आप एक approximate value या approximate estimate, इसको क्या बोलते हो, अनुमानित मान, ठीक है। आप अपना जो उत्तर है ना उसको ये समझा सकते हो कि जो आपने रिजल्ट निकाला है कि वो रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है, वो पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, आप वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू से बता सकते हो। Learning to estimate helps you build intuitions, detect errors and develop confidence in your thinking.
क्या कह रहा है बेटा कि जो ये अनुमान लगाना जो आप लोग सीख रहे हो ना, इसकी वजह से आप लोगों के अंदर ना एक अच्छी समझ डेवलप होगी। ठीक है, आप एरर्स का पता लगाओगे कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हो रही है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, ये इंट्यूशन क्या होगा आपके अंदर, इसको बोलते हैं आपके अंदर ना सहज समझ आने लगेगी। ठीक है, एरर्स, आप गलतियां निकालना शुरू कर दोगे, गलतियां फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे और डेवलप करोगे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो आपकी जो सोच है इन सब के अंदर जो है ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। साइंस वैल्यूज केयरफुल रीजनिंग परहैप्स मच मोर देन एक्यूरेट कैलकुलेशंस। बेटा विज्ञान जो है वो आप लोगों को सावधानी पूर्वक तर्क निकालना सिखाती है, जो आपकी एक्यूरेट कैलकुलेशन से ज्यादा क्या देते हैं, जिसको आपको अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, फिर से रेडी टू गो बियॉन्ड। हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 फॉर अ मंथ। अब देखो यहाँ पे फिर आप लोगों से आपको ना कुछ एक थिंकिंग आप लोगों के अंदर डेवलप की जा रही है। कह रहा है कि एक फैमिली है जिसके अंदर 4 लोग हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो कितना राइस एक महीने में खा सकते हैं? टू मेक अ रफ एस्टिमेट, अब आप लोगों को एक मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए assume that all their calories need come from rice alone। आपको ये मानना है कि जो भी उनके अंदर जो कैलोरीज आ रही है, जो कैलोरीज की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो सिर्फ राइस के बेसिस पर करेंगे और किसी खाने की चीज के ऊपर नहीं करेंगे। एंड एवरेज एडल्ट्स नीड अबाउट 2000 to 2500 किलो कैलोरीज पर डे। देखो बेटा एक पर्टिकुलर इंसान जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो आपके 2000 से 2500 किलो कैलोरीज एक दिन में जो है वो लेता है। ठीक है, एवरेज। Find out how many calories 100 gram of uncooked rice provide when cooked and use this to estimate the daily requirements for the family। अब आप लोगों को बताना है कि 100 ग्राम जो कच्चे चावल है, ठीक है, वो इस फैमिली को कितनी किलो कैलोरी जो है वो प्रोवाइड करेगी। आपको उसका एक अनुमान लगाना है, एक एस्टिमेट वैल्यू देनी है। द एम इज नॉट टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर। बेटा देखो एम जो है हमारा वो ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर दो, बट टू चेक वेदर द आंसर मेक सेंस। बट ये चेक करना है कि क्या आपका जो आंसर है क्या वो एक तरीके से सेंस बना रहा है कुछ। जैसे आपको पता है कि जो 100 ग्राम है एक महीने के लिए तो ये बहुत कम है एक फैमिली के लिए। भाई मैं बोलूं 4 सदस्य की फैमिली, उसमें आप 100 ग्राम चावल है वो कितनी कैलोरी देगा, तो ये तो 4 लोगों के बीच के लिए बहुत छोटी वैल्यू है ना, बहुत कम क्वांटिटी है। और अगर मैं टन की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये पता लगाना है कि आप लोग अपने दिमाग का यूज करके उसका एग्जैक्ट रीजन क्या दोगे, है ना। Such estimation help connect science to everyday questions about food and resources। इस तरीके की जो अनुमान है ना ये आपको विज्ञान की मदद से जो आपके डेली बेसिस के क्वेश्चन है खाने को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, एंड शोज व्हाई अप्रोक्सीमेट रीजनिंग इज एन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल। तो ये आपको कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है, इन सभी अनुमानों के साथ, और साथ ही साथ ये आपको ये भी दिखाएगा कि किस तरीके से विज्ञान के अंदर जो एक अप्रोक्सीमेट रीजनिंग है ना वो कैसे एक महत्वपूर्ण स्किल है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं एग्जांपल 1.3। एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे। क्या कह रहा है कि आपको अनुमान लगाना है कि आप एक दिन में कितनी लीटर हवा जो है वो आप सांस लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट। आपको स्टार्ट कैसे करना है कि आप एक मिनट में कितनी सांसें लेते हो एंड द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ, और आप एक सांस में कितने लीटर हवा जो है आप अपने अंदर लेते हो। इससे आपको ये कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। योर एम इज नॉट टू फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर। आपका एम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का नहीं है बट अ रीजनेबल एस्टिमेट। बस आपको क्या करना है, आपको लगभग एक उचित अनुमान लगाना है जो उसके करीब करीब। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आप एक दिन में कितने लीटर एयर जो है आप ब्रीथ करते हो। ठीक है, सबसे पहले हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। आपको पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, है ना, इतनी बात सभी को पता है। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो यहां से निकल के आता है वो क्या आता है कि एक घंटे के अंदर आपको पता है कि 60 मिनट्स होते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि एक दिन के अंदर कितने मिनट्स होंगे। तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे कि आप बोलोगे कि मैम एक दिन तो यही हो गया ना कि 24 घंटे की मल्टीप्लाई अगर मैं 60 से कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने मिनट आ रहे हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा 1440। ठीक है,
यानी कि मैं कह सकती हूँ कि एक दिन के अंदर 1440 मिनट्स होते हैं। इतनी बात सभी सब बच्चों को समझ आई? आ जाइए इधर। अगर हम लोग विराम अवस्था में यानी नॉर्मली बैठे हुए अगर हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम लगभग 12 से 15 ब्रीथ एक मिनट में ले सकते हैं। ठीक है, ये इसने एक बात बताई है। एंड देयर आर 60 into 24 is equals to 1440 मिनट्स इन अ डे। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ आ गई होगी कि एक दिन में हम 1440 जो है मिनट्स होते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको ध्यान से समझना। बोला गया है कि कोई भी एक व्यक्ति है जो एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या करता है, 12 से 15 जो ब्रीद है ये ले सकता है एक मिनट में। ठीक है, ब्रीथ, इसको मैं पर मिनट बोल देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो सिचुएशन लेके चल रही हूँ। एक सिचुएशन तो मैं ये वाली लेके चल रही हूँ कि हम बोल सकते हैं कि कोई है जो 12 ले सकता है, और एक सिचुएशन में ये लेके चल रही हूँ 15 वाली। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे सीधा सीधा बोलूं कि ये वाला पर्सन एक दिन में कितनी जो है ब्रीद लेगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम एक मिनट में 12 ले रहा है और पूरे दिन में 1440 मिनट होता है ना? तो आप बोलोगे मैम अगर हम इसको कैलकुलेट कर देते तो हमारा लगभग कितना आएगा, 17,280। ठीक है, यानी कि मैम ये इतनी ब्रीथ लेगा, बीआर से शो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और अगर मैं इसी इंसान से एक मिनट में 15 ब्रीथ दिलवा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मैम वही वाली बात हो जाएगी कि 15 को आप 14 से 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी जो है लगभग आपकी कितनी 21,600 ब्रीथ बन जाएगी एक दिन में। ठीक है बेटा, ये ब्रीथ जो है ना, ये मैं जनरली आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग पूरा ब्रीथ ही लिखोगे इसको। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम लोग एक एस्टिमेट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बार बार वो बोल रहा है कि आपको एक एस्टिमेट वैल्यू देनी है, तो आप इन दोनों के बीच का एस्टिमेट मान कितना ले सकते हो जिससे आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 20,000 उठा सकती हूँ। आपको पता ना जो 1000, 100 ये वाली जो टर्म होती है, इनसे कैलकुलेशन जो इजी हो जाती है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मैंने इसका और इसका, इन दोनों का मैंने एस्टिमेट ले लिया और मैंने ये बोल दिया कि हमारी जो है ये मान के चलो कि जो पर्टिकुलरली एक इंसान है वो 20,000 ब्रीथ ले सकता है एक दिन में। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया? अब जरा बुक पर आ जाइए। So we take roughly 18 to 22,000 breath, about 20,000 breaths a day. ठीक है, रफली उसने मान के चला है कितना, 18 से 22, और उसने ये मान लिया कि एक एस्टिमेट वैल्यू जो है इसकी वो कितनी मान ली, अराउंड 20,000। ठीक है, we also need to find the value of air in one breath। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ये तो हमने निकाला था कि हम सांसें कितनी ले रहे हैं एक दिन में। अब हमें ये भी तो बताना है कि एक दिन में हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं एयर का, है ना? इसके लिए क्या बताया, one way to estimate this is to think that it takes about 4 to 5 breaths to fill a typical rubber party balloon। कह रहा है कि इसको समझने का, इसको अनुमान लगाने का एक तरीका आप ये समझ लो कि जो पार्टी बलून आप लोग फुलाते हो ना, है ना, उसके अंदर आप कितनी ब्रीथ लगाते हो? आप एक बलून के लिए लगभग 4 से 5 ब्रीथ लेते हो उसको फुलाने के लिए। ठीक है, and which when inflated has a volume of about 2 लीटर। और क्या कह रहा है, ये मान के चलो कि जो ये आपका बलून है ना, इसके अंदर आती कितनी एयर है, 2 लीटर आती है। अब यहां से भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझो। देखो अगर मैं मान के चलूं 4 ब्रीथ में मैं एक गुब्बारा फुला रही हूं, है ना, तो इसका मतलब मुझे ये बताओ कि क्या ये जो 4 ब्रीथ है ये 2 लीटर के बराबर हुई या नहीं हुई? वही दूसरा केस, आप बोलते हो कि नहीं मैम मैं तो 5 ब्रीथ में फुला पाता हूँ, तो ठीक है 5 ब्रीथ भी जो है वो आपके 2 लीटर के बराबर हो गई। तो मुझे सीधा सीधा यहाँ से पता चल जाएगा कि मैं एक ब्रीथ में लगभग कितना, इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगी तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 0.5 लीटर एयर जो है मैं एक ब्रीथ में ले रही हूँ। इतनी बात यहाँ पे आपको समझ आ गई? ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले केस के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि एक ब्रीथ अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं यहाँ पर भी यही करूंगी, 2/5, है ना, तो लगभग 0.4 लीटर। देखो बिल्कुल करीब करीब है ना, आप चाहे ये वाला पॉइंट उठा लो चाहे ये वाला उठा लो, मैं दोनों आपको इसीलिए करके दिखा रही हूँ कि देखो ये 0.5 है 0.4 है, तो लगभग थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है। ठीक है, अब आपको पता था कि एक दिन में तुम इतनी ब्रीथ ले रहे हो 20,000, और एक ब्रीथ में इतने लीटर आपकी हवा आ रही है, तो क्या मुझे बताओ कि आप एक दिन की अगर मैं निकाल के दूं आप लोगों को, 1 डे के लिए आप निकालोगे अगर, तो 1 डे के लिए आप क्या करोगे, 20,000 की मल्टीप्लाई अगर आप 0.5 से कर दोगे तो क्या आपको एक दिन की हवा पता चलता है कि आप एक दिन में कितने लीटर हवा ब्रीथ कर रहे हो?
है ना, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो इतना, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पीछे पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के पीछे की वैल्यू जो आप निगलेक्ट कर देते हो, तो यानी कि आपका लगभग कितना आ गया 10,000 लीटर पर डे, है ना। इसी बेसिस पे आप जब ये वाला करोगे, मैं रेड पेन से इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैं दो ही आपकी जो 4 to 5 है ना, मैं इसी को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रोसेसर दोनों में ही सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे 20,000 इंटू 0.4, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका लगभग 80, सॉरी 8,000 आएगा, सॉरी बेटा यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 8,000 लीटर पर डे, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को। अब जरा वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ, बुक पे आ जाओ। देखो, सो वन ब्रीथ इज परहैप्स अबाउट 0.5 लीटर, एक ब्रीथ उसने 0.5 के बेसिस पर लिया है। इसने बोला कि इसलिए हम लोग कह सकते हैं हम एक दिन में लगभग 10,000 लीटर जो एयर है वो ब्रीथ करते हैं। क्या आपको, मैंने जो यहाँ साइड में करके दिखाया ना, मैंने इसीलिए करके दिखाया कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ाए हैं, उनको सबको यही प्रॉब्लम आता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि मैम इन्होंने कैसे कैसे आ गई आंसर, वो हमेशा यही बोलते हैं, है ना। तो मैंने आपको इसीलिए इसकी जो लैंग्वेज है उसको आपको लाइन टू लाइन यहाँ पर इजी लैंग्वेज में समझाया है कि वो जो आंसर निकाल के लाया वो कैसे निकला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज हार्ड टू सी इफ दिस एस्टिमेट इज रीजनेबल और नॉट। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना कि जो ये आंसर है ये क्या है आपका, ये रीजनेबल है कि नहीं है ना, सही आंसर हमने निकाला कि नहीं। बट इफ वी गो बैक टू आवर बलून एग्जांपल, लेकिन आप लोग जब वापस से अपने बलून के एग्जांपल पे जाओगे तो आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्या, वन कुड ब्लो अप अ बलून इन अबाउट 20 सेकेंड। एक कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति 20 सेकंड में एक बलून फुला देता है। बुक ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति को एक बलून फुलाने में लगभग 20 सेकंड लग रहे हैं, है ना। दो बलून फुलाने में कितने लगेंगे बेटा, 40 सेकंड लगेंगे, और तीन बलून फुलाने में 60 सेकंड लगेंगे, है ना। 20 इतना समझ आ गया। तो मुझे बताओ ये 60 सेकंड किसके बराबर है भाई, एक मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं। तो क्या मुझे समझ आ गया कि एक मिनट में मैं तीन बलून फुला सकती हूँ, इतनी बात समझ में आई। अभी हम लोग सीख कर के आए थे, एक कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छा सा सीख कर आए थे कि हाँ, हम लोग हर चीज हमने एक दिन के बेसिस पे निकाली थी, है ना। एक दिन में कितने मिनट होते थे 1440, क्योंकि यहाँ पे हम एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक दिन में या पर्टिकुलरली एक काम करो, मिनट की बात कर लेते हैं, मिनट की बात करते हैं। देखो, एक मिनट में आप कितने बलून फुला रहे हो, तीन बलून फुला रहे हो, ठीक है। और एक बलून में कितने लीटर हवा थी, 2 लीटर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों की पता चल जाएगी, ठीक है। और डेज के हिसाब से, क्योंकि मिनट के लिए बात कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने मिनट होते थे, तो आप बोल सकते हो 1440 मिनट। तो जब आप इन सब की कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो ये आपको लगभग कितना देगा, 8640 लीटर। आ जाइए जरा बुक पे, क्या कह रहा है, सो मे बी वी कुड फिल 3 बलून्स इन अ मिनट। एक मिनट में 3 बलून फुला सकते हैं। सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8640 लीटर्स, ठीक है। which for estimation purpose is reasonably close to our earlier estimate of 10,000 लीटर। क्या कह रहा है कि ये जो अनुमान, हम जो ये जो वैल्यू आई है ना, वो हमारी एस्टिमेट वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी, इससे कहीं ना कहीं इसके साथ करीब करीब है ना इसके, है ना। तो आप कह सकते हो कि जो भी हम एस्टिमेशन निकालते हैं वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके कहीं ना कुछ निकट ही होगी, उसके नियर बाय वैल्यू आपकी आएगी। Naturally, we would get extremely tired very quickly after blowing balloons non-stop। स्वाभाविक रूप से बिना रुके गुब्बारे फुलाते जाओगे, तो आप इसमें बहुत ज्यादा थक जाओगे एज कंपेयर टू जब आप रेस्ट ले लेके गुब्बारों को फुलाएंगे। होप सो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉज एंड पॉन्डर। फिर से रुक कर थोड़ा विचार करते हैं। अब क्या विचार आप लोगों को करना है, डिस्क्राइब वन सिचुएशन वेयर एन अप्रोक्सीमेट आंसर इज गुड इनफ एंड वन वेयर यू विल नीड अ वेरी एग्जैक्ट वैल्यू। अब आपको इसी तरीके से एक सिचुएशन बतानी है जहां पर आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, और जब आप उसकी एस्टिमेट वैल्यू निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी एस्टिमेट वैल्यू उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के नियर बाय हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ग्रेड 10, कक्षा 10 के बाद, इफ यू डिसाइड टू स्टडी साइंस, अगर आप लोग ये निर्णय लेते हो कि आपको साइंस ही पढ़ना है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस
and even in grade 9 and 10 the chapter you have will focus on some of these areas. क्या कह रहा है कि बेटा जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे ना 10th के बाद तो आपकी जो साइंस है वो डिवाइड हो जाएगी तो ब्रांचेस में, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, अर्थ साइंस हो गई, ठीक है। तो ये जो 9th और 10th है इसमें भी आप जो है उन चीजों के बारे में अच्छे से कुछ एक चीजें जो है फोकसली पढ़ोगे। We have highlighted some of the exciting things you may learn about in the next level of boxes. क्या कह रहा है कि इन्होंने कुछ एक चीजों को हाईलाइट किया है किताब के अंदर, ठीक है, जो आप लोगों के लिए क्या है नई नई जो रोचक जानकारी है वो उसके बारे में आप जानोगे और आगे चल के आप उनके बारे में सीखोगे। However, do remember that the natural world does not have any such boundaries. हालांकि आपको ये याद रखना होगा कि जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो प्राकृतिक संसार है, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई सीमाएं नहीं होती। These divisions are made by us to only help organize knowledge. They are not independent of each other. ये जो डिवीजन किया गया ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सिर्फ इसलिए किया गया कि हम लोग सही तरीके से नॉलेज ले सकें, ठीक है, ताकि एक ऑर्गेनाइज रूप में हम लोग नॉलेज जो है उनको गेन कर सके, ठीक है। ये हमारी सुविधाओं के लिए बनाया गया है और ये जो है एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, आप ये बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टुडे, आज के टाइम पर जो देखने वाली जो सबसे ज्यादा समस्या है, सच एज अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, जैसे कि जलवायु परिवर्तन को समझना, मेडिसिन का डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स आइडिया फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन टुगेदर। देखा गया है कि कई तरीके की जो अलग अलग फील्ड्स है ना, उसके अंदर भी क्या करना, उसके अंदर भी डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग जो आप बोल सकते हो कि विषय है, ठीक है, उनसे हम लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि उनके अंदर फर्दर डेवलपमेंट किए जा सके। Science also connects naturally with mathematics, technology, arts and social science. विज्ञान जो है बेटा वो आपकी साइंस के साथ, मैथ्स के साथ, सोशल साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इन सब के साथ आपस में जुड़ी हुई है। To make sense of the world fully, इस संसार को अच्छे से समझने के लिए we need to connect multiple ways of knowing and expressing idea, each enriching the others. ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ उनको इंटरलेट करना पड़ेगा ताकि वो आप लोगों की जो जानकारी है, जो आपकी समझ है, उसको बढ़ा सके, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से आप लोगों के लिए एक पॉज एंड पॉन्डर है। चूज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को चूज करना है, जैसे कि आपका प्रेशर कुकर हो गया या मोबाइल फोन हो गया, और अ प्रॉब्लम मे बी अ ट्रैफिक जाम नियर स्कूल, या फिर आप कोई समस्या भी ले सकते हो, जैसे कि आपके स्कूल के आसपास कोई ट्रैफिक जाम है। मेक अ स्केच लिस्टिंग व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और मैथमेटिक्स आर इन्वॉल्व। आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, एक स्केच बनाना है जिसके अंदर आपको लिस्टिंग करनी है कि कौन कौन से आइडियाज जो आपके फिजिक्स से लिए गए हैं, कौन से केमिस्ट्री से है, कौन से बायोलॉजी से है, ठीक है। शो हाउ एटलीस्ट 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस कनेक्ट विद योर एग्जांपल। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम इतना सारा तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, कैसे हो पाएगा, तो आपको यहाँ पे एक छूट दे दी गई है, आपको बोल रहा है कि कोई भी 2 ब्रांच बतानी है आपको उन एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करके, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी बता दो, अर्थ साइंस या फिजिक्स बता दो, तो इस तरीके से आपको एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के बारे में बता दो। फिर से आप लोगों के लिए क्या है, एक रेडी टू गो बियॉन्ड है। हाउ डज अ मास्क रियली वर्क। अब देखो, कोविड-19 के टाइम पे ना बहुत ज्यादा जो चर्चा में रहा वो क्या था, मास्क, है ना, सभी लोग मास्क लगा के रखेंगे इस बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। अब ये जो मास्क है जनरली काम कैसे करता है, इसके बारे में देखते हैं। सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर नॉलेज फ्रॉम सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्या कह रहा है कि जीवन की कई सारी रियल प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, या उनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें साइंस की अलग अलग ब्रांचेस की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, वी ऑल्सो यूज्ड मास्क फॉर सेफ्टी। हम लोगों ने मास्क यूज किए थे, किसके लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मास्क वर्क्स रिक्वायर कंसेप्ट फ्रॉम फिजिक्स। अगर हम लोग समझेंगे कि मास्क काम कैसे करता है तो इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, कौन से, पार्टिकल्स, मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कैसे कि जो कण है उनकी क्या क्या गति है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उनके बीच होता है। केमिस्ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी, जैसे फाइबर्स, पॉलीमर्स, इनके बारे में, ठीक है। बायोलॉजी की कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी, जैसे साइज और बिहेवियर वायरस का, और मैथमेटिक्स की भी प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे कि मॉडलिंग एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, यानी कि जो हवा का जो फ्लो है, ठीक है, या जो फिल्ट्रेशन जो है एयर का वो कैसे हो रहा है। तो आप देख रहे हो, एक पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए या कोई भी चीज जिसका निर्माण साइंटिफिक वे के लिए किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ब्रांच उसके लिए लग रही है, उसमें कई तरीके की जो साइंस की ब्रांच है वो आपस में इंटररिलेट होती है, काम करती है। फाइनली, अंत में, एज वी हैव मेंशन्ड इन एवरी टेक्स्ट बुक, जैसा कि हम लोगों ने हर एक
टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है, साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। साइंस जो है, विज्ञान जो है, ये सिर्फ समीकरण, प्रयोग, फैक्ट्स, इन सब का कलेक्शन नहीं है। इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग। ये क्या है? ये इंसानों के द्वारा निर्मित है। उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी क्या होता है? उनकी जो रचनात्मकता है, या उनका जो कोलैबोरेशन है, जो उनका सहयोग है, ठीक है, कोलैबोरेशन क्या होगा बेटा? सहयोग। उनका जो सहयोग है और उनके द्वारा जो सावधानी पूर्वक जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी भावनाओं से विकसित हुई है आपकी साइंस, ठीक है। इट ग्रोज एज पीपल आस्क क्वेश्चन। ये ऐसे बढ़ती चली गई। कैसे कैसे? जैसे जैसे लोग क्वेश्चन पूछते गए, टेस्ट आइडियाज, विचारों के बारे में जांच करते गए, शेयर रिजल्ट, परिमाण जो के परिणाम थे उनको शेयर किया, एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जो गलती हो गई तो हो गई, नहीं, गलतियों से भी सीखा जाता है। Science develops over time through the work of many individuals across different cultures and generation. बेटा विज्ञान जो है ना, समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, डेवलप होती जाती है। कैसे? जैसे नए नए जो कल्चर आएंगे, नए नए जो जनरेशन आती है ना, उनके नए नए आइडियाज होंगे, सबके अपने अपने दिमाग होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन डेवलप होते जाएंगे, जैसे जैसे क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो साइंस है आपका वो भी डेवलप करता जाएगा। Even if you do not choose to study science beyond grade 10, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं चूज करोगे, अगर आप लोग 10th के बाद भी अगर आप लोग साइंस नहीं ऑप्ट करोगे, साइंटिफिक थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाटएवर यू डू। फिर भी जो आपकी साइंटिफिक थिंकिंग है, जो वैज्ञानिक सोच है, वो हमेशा आपके लिए क्या होगी? जरूरी होगी, जो भी काम आप लोग करोगे। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दैट सराउंड्स यू। ये आपको समझने में हेल्प करेगी जो भी आपके आसपास टेक्नोलॉजी होंगी, एंड हेल्प्स यू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन। और साथ ही साथ ये आप लोगों की किसमें मदद करेगी? आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इसमें हेल्प करेगी। और आपको जो संसार के अंदर जिसमें आप रह रहे हैं, उनको आपको समझाने का काम करेगी ये साइंस, ठीक है। जो नए नए आप कोई भी चीज देखो, नई नई मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, आजकल देखा ना आप लोगों ने एआई वगैरह कितना ज्यादा चल रहा है। तो कोई कपड़े की नई वैरायटी आ रही है, या किसी भी चीज पे कोई भी जो आपका नया डेवलपमेंट हो रहा है, उन सबके अंदर क्या है बेटा? साइंस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने सोचा कि नहीं 10th के बाद मुझे साइंस नहीं लेनी है, तो मैं साइंस से पीछे छूट गया, या मुझे साइंस नहीं पढ़नी है, नहीं समझ आती है। साइंस हर जगह प्रेजेंट है। आप आगे बढ़ के भी कुछ काम करोगे, ठीक है, उसमें भी आपकी जो साइंस है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। एज यू बिगिन दिस स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, आप जैसे इस चरण से शुरुआत करोगे, किसकी? खोज की। साइंस इनवाइट्स यू नॉट ओनली टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। ये आपको सिर्फ सिखाने में ही हेल्प नहीं करेगा, ये आपको समझने में भी हेल्प करेगा कि कैसे आपको संसार को अच्छी तरीके से समझना है। ये भी सीखने में आपकी मदद करेगा। एम्बार्क ऑन योर जर्नी ऑफ डिस्कवरी। आपको क्या करना है? अपनी जो ये यात्रा है, कौन सी? डिस्कवरी की, खोज की जो ये यात्रा है, इसको आपको प्रारंभ करना है। लुकिंग केयरफुली थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ एविडेंस एंड गाइडेड बाय द कंपास ऑफ क्यूरियोसिटी। कैसे? जिस तरीके से जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, आपको ध्यानपूर्वक देखने में हेल्प करता है, इसी तरीके से हर एक एविडेंस को अच्छी तरीके से देखते हुए और अपनी जिज्ञासा को एक सही तरीके से दिशा दिखाते हुए, मार्गदर्शन देते हुए आपको क्या करना है? इस खोज की यात्रा को प्रारंभ करना। तो नीचे क्या है आपका? हैप्पी एक्सप्लोरिंग, यानी कि आपकी जो खोजपूर्ण यात्रा जो आप लोग शुरू करने वाले हो ना, इसके लिए आपको क्या कर रहा है? आपको शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ ये वाला चैप्टर भी सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियोस, मेरी क्लासेस, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।